स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे घर पे स्वस्थ होंगे, ध्यान रख रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपने साथ साथ। सो टुडे दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन माय दिस कोर्स of NTA UGC NET 2021 June. So in this course we are going to talk about a lot of things, and the things which we are going to talk about, the firstly the thing is British history. So British history को पढ़ना इतना important क्यों है? Why everybody tells you to begin with British history? तो उसके पीछे के जो रीजंस हैं उनको समझना, उनको जानना कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप कोई एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में जानना चाहते हो या एक ऐसे फैक्ट के बारे में जानना चाहते हो जो आपका नेटिव नहीं है, ओके, वी आर नॉट द पीपल हु वर बोर्न इन इंग्लैंड और समथिंग लाइक दैट, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी आर रीडिंग अबाउट देयर लिटरेचर, देयर थिंग्स एंड ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिटन इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्रिटेन था कैसा, जन्म कैसे हुआ, क्या क्या उनके कल्चरल आर्टिफिकेट्स हैं, क्या क्या चीजें किस तरह से डेवलप हुई। उनको समझने के लिए ब्रिटिश हिस्ट्री को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ब्रिटिश हिस्ट्री की शुरुआत के बारे में बहुत सारी बातें हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर concluded to about the British history, that the beginning of the British history is started from Anglo-Norman period. Some says it was before that, some says it was after that, and there are a lot of confusions. But the biggest thing which we get to know, that the beginning of British history is always, can be seen from Anglo-Saxon age. So Anglo-Saxon age is a must read age, because in that age we will get to know that how Britain got built, how the things were there, why there were that kind of situations, and how Britain, which was an island, become England. So the journey of Britain becoming England is we are going to study. तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एंग्लो सैक्सन एज की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेसन के अंदर इसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसा ही चलेगा। व्हेनेवर आई विल टॉक अबाउट एज in one lesson, I will talk about the political and other situation, the historical situation of an age, and in the next lesson I will talk about the literary works of that age. तो यहां तक आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो लेट्स बिगिन कि क्या कहानी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आप ये बीच में जो ये लाइन और एक जो सर्किल देख रहे हो, इसके अंदर आपको एक चीज देखने को मिलेगी। You will get to see two words, Celts and Britons. अब आपको मैं कहानी बताता हूं कि ये ब्रिटेन जो है एक आइलैंड था, ठीक है, एक आइलैंड था, और उस आइलैंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इट वाज ए वेरी फर्टाइल काइंड ऑफ आइलैंड, एंड इट वाज अ वेरी प्रॉस्पिरस काइंड ऑफ आइलैंड, एंड एवरीबॉडी वाज हैविंग ए आई ऑन दैट one day we will invade that place and we will take that place into our hands. So this was the mindset of every people who were around Europe. So यहां पे आपको एक चीज देखनी है कि ये एक आइलैंड है, खाली जगह है। हमारे घर में खाली प्लॉट होते हैं, खाली प्लॉटों पर कब्जे की कितनी बातें सुनी आपने कि वैसा खाली प्लॉट पड़ा है, खाली जमीन पड़ी है, लोगों ने तो है आक्रमण करके और उसको कब्जा लिया, ठीक है। तो वहां पे जो पहली दो जातियां जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती थी, दो ट्राइब्स जो रहती थी, वो थी सेल्ट्स एंड ब्राइटन्स, ठीक है। सेल्ट्स एंड ब्राइटन्स वहां के नेटिव लोग थे, वहां पे ये लोग रहते थे और वही उस आइलैंड पे अपना गुजर बसर करते थे, एंड दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रूल ऑन हिम. Okay, there is no aristocracy, there is no democracy. They were like a simple kind of people who does their work and who live there. This is what they do. They don't have any kind of rule on them. So फिर क्या हुआ कि भाई साहब जब जिंदगी में खाली पड़ा है तो रोमन्स, उस टाइम रोमन एम्पायर बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था. If you see that Roman Empire was very prominent at that time. Everything in this world was controlled by the Romans. So दिस यू हैव टू रिमेंबर कि रोमन को लगा कि यार ये जो जमीन का टुकड़ा है ये हमारे लिए बड़ी ही काम की चीज हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक इन्वेजन करते हैं. तो पहला इन्वेजन जो इस जगह पे हुआ जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, वो किसने किया, रोमन्स ने किया. रोमन्स के अंदर दो नाम आपको याद रखने हैं. एक तो जिसके ऊपर शेक्सपियर ने प्ले लिखा है, जूलियस सीजर एंड क्लोडियस. ये दो ऐसे वॉरियर्स हैं जिनका जिक्र होता है जिन्होंने रोमन कॉन्क्वेस्ट किया और वहां पे चीजें अच्छे तरीके से लेके आए. अब इस रोमन कॉन्क्वेस्ट से यहां पे क्या चेंजेस हुआ वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. रोमन कॉन्क्वेस्ट से यहां पे जो चेंज हुआ वो सबसे बड़ा चेंज ये था कि यहां पे पहली बार एक रूल को एस्टेब्लिश किया गया. फॉर द फर्स्ट टाइम द पीपल ऑफ ब्रिटेन गॉट अ रूल विच वॉज मिलिट्री काइंड ऑफ रूल. ओके, यहां पे सैनिक शासन निकल
के आया। ये तो हुई वहां की पॉलिटिकल सिचुएशंस किस तरह से चेंज हुई। उसके साथ हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हुई। तो और अगर आप बात करोगे तो वहां पे बिकॉज दे वर रोमन्स, ठीक है, सो दे स्पीक ओनली वन लैंग्वेज एंड विच इज कॉल्ड लैटिन। तो जब भी आप कोई पुराना वर्क पढ़ते हो, बीडे का वर्क पढ़ते हो, कैमेडन का पढ़ते हो, आप वेक्लिफ का पढ़ते हो, तो व्हेन यू रीड दोस वर्ड्स यू गेट टू सी, इवन चौसर को जब आप पढ़ते हो तो चौसर ने जो जितने भी वर्क्स लिखे उन वर्क्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल गेट टू सी द इन्फ्लुएंस ऑफ लैटिन वर्क्स, द रोमन people, because they were the literate people and they know how to do things and they know how to be something in literature, because there was some sort of literature is there and other parts of Europe there was no any kind of literature at that time. उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके साथ साथ क्या हुआ। उसके साथ जो सबसे बड़ी एक चीज जो निकल के आई वो ये निकल के आई कि यहां पे जो पहले पैगनिज्म था, कहां पे, ब्रिटेन के अंदर जो पैगनिज्म था, अब वो क्रिश्चियनिटी के अंदर चेंज होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स रिलीजियसली द पीपल ऑफ ब्रिटेन वर पेगन्स, दे बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, गॉड इज इन एवरी एंटिटी, सो वी शुड वर्शिप एवरी एंटिटी which is present into this world. But after when they got invaded by Romans, they get to see a chance where the Christianity was flourished by a saint whose name is Saint Augustine. तो यहां पे हमें सेंट अगस्टाइन को भी हमें देखने को मिलता है, उनका फिगर भी हमारे सामने एक तरीके से निकल के आता है। तो ये आपको बातें बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स कि ये इंग्लैंड किसी का कोई राज नहीं था, ठीक है। रोमन्स ने देखा कि हमें राज करने का मौका है, अच्छा खासा जिंदगी हमारी चल रही है, तो उन्होंने क्या किया कि हमें यहाँ पे राज करना चाहिए। फिर उन्होंने यहाँ पे इन्वेट किया। उनके इन्वेट करने के बाद जिस जगह पे कोई रूल नहीं था वहां पे एक रूल इस्टेब्लिश हुआ और वो रूल इस्टेब्लिश हुआ मिलिट्री रूल। उसके बाद वहां पे लैटिन एज ए लैंग्वेज के तौर पर आई। उसके साथ जो वहां का रिलीजियस एक system था, the religious artifacts of that place has been changed because before the invasion they were pagans and after the invasions they become Christian. Okay, the Christianity got flourished at that time. उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने निकल के आई वो निकल के आई एंगल्स सेक्शन एज, एंग्लो सेक्शन कॉन्क्वेस्ट, जिसके नाम पे हम इस पूरी एज को देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्या रीजन है, उसके ऊपर भी आपको मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं, सो देयर इज नो इश्यू इन दैट। तो एंगल सेक्शंस के अंदर तीन जातियां थी। देयर वर थ्री ट्राइब्स हु अटैक दैट प्लेस, द एंगल्स, द सेक्शंस एंड द ज्यूट्स, and these people were the Germanic tribe. They were the Germanic people who were very eager to rule. Okay, so at that time you also get to see a lot of things, that there was a lot of invasions there, there was a literary development, there was a lot of things which were going out there. But उसके अंदर हमें जो सबसे important figure निकल के आता है इस एज के अंदर, जिसके बारे में हमें बहुत सारी जगहों पे पढ़ने को भी मिलेगा, किंग आर्थर का भी जो फिगर है, कहा जाता है कि एट दैट इन्वेजन वी गेट टू सी द फिगर ऑफ किंग आर्थर हु वाज वेरी प्रोमिनेंट एट दैट टाइम एंड ही वाज द पर्सन हु यूनाइटेड दैट conquest, who has done that conquest, and because of that the Anglo-Saxon period was very fruitful for them and was very flourished at that time. So ये हमें बातें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी। ये दोनों कॉन्क्वेस्ट के ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये हमें याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या चेंजेस हुए एंगल सेक्शंस के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक अच्छे तरीका एक स्टेब्लिशमेंट हुआ रूल का, ठीक है। उसके साथ साथ पूरा इंग्लैंड कुछ हिस्सों में बचा, जिनकी मैं लैंग्वेज के बारे में बात करता हूं। पहले हम लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 4 लैंग्वेजेस इसके अंदर धीरे धीरे जब ये पूरा एक रूल एस्टेब्लिश हुआ, when they get to see that we have to divide that island into parts, and suddenly consequently they got divided. So there were 4 prominent languages at that time. The first language which we are going to talk about is Northumbria, and next is Mercian, third is Kentish, and the fourth but not the least is West Saxon. And
if you get to see, if you remember the paper of November 2017, then you will get to know that there was a direct question in exam that there are 4 languages in Anglo-Saxon age, but which one is not there. ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या किया जाएगा, आपको 3 नाम दिए जाएंगे, एक नाम आपको नहीं दिया जाएगा. तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि वर्नाकुलरली ये जो एज थी ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट एज थी. यहां पे इंग्लैंड को बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया. इट कैन बी कोल्ड कैंट था, एक नॉर्थम्ब्रिया था, एक और जगह थी मर्शिया नाम की जगह थी, वहां पे मर्शियन लैंग्वेज बोली गई. एंगल वेस्ट सेक्शन जो एक जगह थी उसका नाम था एंगल सेक्शन, वहां पे ये लैंग्वेज बोली गई. तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए. तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एक आइलैंड था पहले वहां पे कॉन्क्वेस्ट हुआ, उससे ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए. आपने सेकेंड एक इन्वेजन हुआ तो आपके ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए. दैट मीन्स हर एक कोई भी एक कंट्री जब बनती है तो उसके अंदर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस वहां पे हमेशा होते हैं, क्योंकि उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू सारी की सारी चीजें यहां पे चलती हैं. एंड वी हैव टू नो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एवरी अटैक, बिकॉज एवरी कंट्री हैड सम सिग्निफिकेंट थिंग्स which we get to see by some attacks. So we have to remember those attacks, how they were done and how what are the consequences of those attacks. ये हमेशा हमें याद रखना ही पड़ेगा. तो ये आपको हमेशा रिमेंबर करना है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. अब हम बात करेंगे वाइकिंग इन्वेजन्स के. देखो वाइकिंग इन्वेजन्स मैं कहूंगा आपको कहीं ना कहीं ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जहां पे आपको बहुत सारी चीजों को देखने को मिलेगा. जो ये इंग्लैंड के लिए ये भी एक जो पीरियड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पीरियड है. क्यों है? लेट मी टेल यू. वाइकिंग्स वर द पीपल हु वर वेरी ब्रूटल, हु वर वेरी रिवोल्यूशनरी, एंड दे जस्ट नीड वन थिंग, दे जस्ट नो वन थिंग, दैट वी हैव टू गो एट प्लेस एंड वी हैव टू invade that place, we have to loot that place and we are going to be the kings. So वहां पे चीजें किस तरह से चेंजेस हुई कि वाइकिंग इन्वेजन्स के साथ वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन निकल के आए, who was King Alfred. King Alfred was the most important person in this age, and this age is a very important age because of that person. King Alfred जिनका रूल था 871 AD से 899 AD तक. He was that person who had united, जो मैंने आपको यहां बताया था ना कि यहां पे मर्सिया है, नॉर्थम्ब्रिया है, कैंट है, एंगल सेक्शन है, ये जो 4-5 जगहें जो बनी थी उनको यूनाइट करने का काम हमारे किंग एल्फ्रेड ने किया था. ये आपको एक चीज ध्यान रखनी है. और वहां पे पहली बार डेनिश रूल इस्टेब्लिश भी हुआ था. किंग एल्फ्रेड के जाने के बाद वहां पे डेनिश रूल इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 1066 की बैटल के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी हम समझेंगे. तो किंग एल्फ्रेड के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यह भी याद रखनी है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश language we get to see some translations which were done by a king. He was a very learned kind of person. He was a person before Elizabeth. He was the king who had an interest in art and literature, and he himself was a very learned person, and he translated a lot of works like Bede's like Ecclesiastical History of Britain. He had ways of England's people. So we have to understand these things. उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके अलावा क्या चीजें हुई. तो ये आपका वाइकिंग इन्वेजन्स के अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई. अब जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ऐसा एस्पेक्ट है, एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इन्वेजन है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो है ना, ये एक ऐसा इन्वेजन है जिसने कहीं ना कहीं ब्रिटेन की पूरी हिस्ट्री को, ब्रिटेन की पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया. मैंने आपको बताया था कि जो डेनिश रूल है, डेनिश रूल वहां पे लागू हुआ. अभी इस एज के अंदर वहां पे डेनिश रूल लागू हुआ. उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि 1066 के अंदर ब्रिटेन के जो किंग थे, ठीक है, वो थे गोडविंसन. और उन्होंने एक बार तो क्या किया, जो नॉर्वेजियन आर्मी थी उसको डिफीट कर दिया. ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्वे के लोगों ने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, डैनिश आर्मी वगैरह तो वहां पे कमजोर होने लग रही है, हमारे पास मौका है और हम क्या करते हैं, यहां पे इन्वेजन करते हैं. तो दे थॉट दैट एंड दे हैड डन द इन्वेजन हियर, बट यहां पे ब्रिटेन ने इनको डिफीट कर दिया. और क्या होता है
हम ये सोचते हैं कि भाई साहब अभी अभी तो युद्ध लड़ा है, क्या पता आए कि नहीं आए, तो फिर लेकिन इनके साथ एक खेल हो गया, इनके साथ एक चोट हो गई। वो चोट क्या हुई कि आफ्टर 3 वीक्स, जस्ट 3 वीक्स के आफ्टर ही वापिस से जो नॉर्मंडे के विलियम हैं, ठीक है, इनको जो है इन्होंने क्या किया, वापस से ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण कर दिया और गॉडविंसन को हरा दिया। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है कि इन्होंने क्या किया, नॉर्मंडे ऑफ विलियम नॉर्मंडे कह सकते हैं, या फिर नॉर्मन्स के जो किंग थे उन्होंने, विलियम ऑफ नॉर्मंडे कैंट में आए और उन्होंने वहां पे जो है गॉडविन को हराया और वहां पे अपना एक रूल एस्टेब्लिश किया। इस रूल के साथ बहुत सारी चीजें निकल के आई। उसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज थी, वो सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो फ्रेंच पीपल की एरिस्टोक्रेसी है, फ्रेंच पीपल की जो एरिस्टोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं अब इंग्लैंड के अंदर आई और उससे वहां पे एक बढ़िया सा कोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, एक अच्छा रूल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। तो अगर आप पूरी चीजों को रिवाइज करोगे, देन यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट थिंग विच यू विल गेट टू सी कि एक छोटा सा आइलैंड था जहां पे एक रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ, रोमन कॉन्क्वेस्ट के बाद एंग्लो सेक्शन कॉन्क्वेस्ट हुआ, उसके बाद वाइकिंग इन्वेजन हुआ, उसके बाद रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ, और इन सब से मिलके क्या हुआ, जो एक छोटा सा आइलैंड था जिसका नाम था ब्रिटेन, वो जाके बाद में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कंट्री के तौर पे डेवलप हुआ, जो क्या थी, इंग्लैंड। और उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जहां जहां जब जब इन्वेजन्स होते हैं वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस निकल के आते हैं। अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो हमें नहीं पता चलता कि 4 लैंग्वेजेस कौन थी लैटिन लैंग्वेज वहां पे क्यों आई, हमें क्यों बहुत सारे वर्क्स के अंदर लैटिन रेफरेंस देखने को मिलते हैं, क्यों हमें चौसर के वर्क्स के अंदर हमें फ्रेंच रेफरेंस देखने को मिलता है। ये सब कुछ हमें यहां से ही देखने को मिलता है। तो ये सब हमें समझने की जरूरत थी। आई होप आपको ब्रिटिश हिस्ट्री की जो पहली क्लास है, एंग्लो सैक्सन एज की हिस्ट्री की क्लास, आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी, एंड इफ यू लाइक इट एंड इफ यू डोंट लाइक इट, please let me know, because this is a platform where you can let me know that these are the good things which you have done, these are the bad things which you have done, and if you criticize me for what I am doing and if you like it, hit a like button। देखो एक सीधी सी बात होती है, क्योंकि this is a very simple channel, I don't have any kind of technicality and all lot of things कि भाई मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजों में स्क्रीन पे पढ़ाऊं, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, बट वन डे पॉसिबल होगा अगर आप इस छोटे से प्रयास को अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो। ठीक है जी, तो मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू गाइज आर डूइंग मार्वलसली गुड in your lives and you are supporting this channel। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज लेट मी नो डू यू लाइक द क्लास और नॉट, एंड hit the subscribe, like and share button, and let me remember you one thing, this course is going to be truly free और आपको हर एक राइटर के ऊपर आपको ऐसी ही क्लासेस मिलने वाली हैं। So full course, free course on YouTube I am going to provide। I think आपको ये अच्छा लगा होगा, और लगा है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।